नमस्कार, मैं दक्षा। तो आज से शुरू करते हैं दक्षा क्लासेस में नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट उठा लिया है हमने, क्योंकि हमको लग रहा है कि अगर सिर्फ हम हिस्ट्री लेके चलेंगे तो हमारा मैथ का सिलेबस छूट जाएगा। तो आपको अच्छे से पता है मैथ आपको अच्छे खासे नंबर दिला रही है भाई, 10-10 नंबर उधर दिला रही है, 5 नंबर उधर दिला रही है, तो मैथ आपको लगभग 25 नंबर दिला रही है भाई। तो यही सब बड़ा सब्जेक्ट है, इसको उठा के चलते हैं। तो मैथ का पहले सिलेबस देख लेते हैं। मोटा मोटा सिलेबस तो हमने उस दिन बता दिया था आपको। तो जो मैथ, देखो मैथ आपसे 3 जगह पर पूछ रहे हैं ये लोग। तो जो इन्होंने सबसे पहले मैथ पूछी है वो इन्होंने प्रारंभिक अंकगणित पूछी है। जिन्होंने प्रारंभिक अंकगणित आपसे पूछी है, देखो मैथ को इन्होंने 3 हिस्सों में पूछा हुआ है। एक तो इन्होंने प्रारंभिक अंकगणित पूछी है, दूसरा इन्होंने आपसे ग्राफ और तालिकाएं पूछी हुई है, और जैसे दूसरे में इन्होंने आपसे पूछ लिया है ग्राफ का विश्लेषण, और तीसरे में इन्होंने तालिका पूछ ली है। जैसा आपको पता है जो पेट में मैथ है भाई, ये 5 नंबर आपको यहाँ दिला रही है, 10 यहाँ दिला रही है, 10 यहाँ दिला रही है। यहाँ आपको 2 ग्राफ मिलेंगे 5-5 नंबर के, एक ग्राफ 5 नंबर का और दूसरा 5 नंबर का एक ग्राफ। अगर जो तालिकाएं मिलेंगी वो भी आपको 2 मिलेगी, एक 5 नंबर की और दूसरी 5 नंबर की। तो इसलिए हमने सोचा जो प्रारंभिक अंकगणित है उसको शुरू करते हैं। बहुत ज्यादा नहीं इन्होंने प्रारंभिक अंकगणित हमसे पूछी है, लिमिटेड इन्होंने हमसे प्रारंभिक अंकगणित पूछी हुई है। तो हमने सोचा पहले इसी को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रारंभिक अंकगणित का हम सिलेबस उठा रहे हैं। तो प्रारंभिक अंकगणित में इन्होंने हमसे पूछा क्या क्या है, पहले हम उसको देख लेते हैं। बहुत ज्यादा इन्होंने प्रारंभिक अंकगणित में टॉपिक नहीं उठाए हैं। तो इन्होंने जो सबसे पहला टॉपिक उठाया है वो उठाया है इन्होंने पूर्ण संख्या, फिर इन्होंने वर्ग और वर्गमूल उठाया है। पूर्ण संख्या उठाई है, वर्ग और वर्गमूल उठाए हुए हैं, घातांक और करणी उठाई है। घातांक और करणी का जो लेवल है वो उन्होंने काफी लो रखा है, बहुत ज्यादा हाई लेवल नहीं रखा हुआ है। उसके बाद इन्होंने जो दशमलव उठाया है वो दशमलव के साथ इन्होंने भिन्न भी उठाई है। पूर्ण संख्या उठाया, वर्गमूल उठाया, घातांक और करणी उठाया, दशमलव और भिन्न उठाई, दशमलव के साथ साथ इन्होंने भिन्न भी उठाया हुआ है। उसके बाद इन्होंने साधारण अंकगणितीय जो जोड़ घटाना गुणा भागी लाइन के होते हैं ना, एक आपकी सीरीज टाइप की भी होती है, तो उसको साधारण अंकगणित सारणीय कहते हैं। समीकरणीय या सारणीय जो भी है समीकरणीय कहते हैं। जो साधारण अंकगणित समीकरण होता है ना, ऐसा लिखा होता है x + y भाग z या पूरे w करके जो लिखा होता है उस हिसाब से जो होता है, तो ये साधारण अंकगणित सारणीय समीकरण होता है। ये भी इन्होंने पूछा हुआ है, 1 2 3 4 5 2 टॉपिक कोई और है। तो उसमें एक टॉपिक है औसत दुनिया का सबसे आसान चैप्टर, और उसके बाद एक और तो आपको इन्होंने जो आपसे प्रारंभिक अंकगणित पूछे ना, इसमें 5 चैप्टर पूछे हुए हैं, पांचों के पांचों आसान है, काफी आसान है। तो कल हम पूर्ण संख्याओं से शुरू कर देते हैं। कल क्या मतलब इसी के आगे जो हम पढ़ाएंगे वो पूर्ण संख्या पढ़ाएंगे। तो बेटा याद रखना मैथ आपको 25 नंबर दिला रही है, तो हमने 5 नंबर उठा लिए हैं, इसलिए क्योंकि 5 नंबर जो है ये आपको टॉपिक वाइज पढ़ने हैं, पढ़ाने में हमको टाइम नहीं लगेगा। मुझे लगता है एक टॉपिक हम 2 या 3 दिन में खत्म कर देंगे, 3 दिन में। क्योंकि देखिए एक चीज याद रखिएगा, अभी जो हम हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं वो तो काफी हाई लेवल पर उठा रहा है, लेकिन मैथ को हम जब हाई लेवल पर उठाएंगे तो हम दोबारा उठाएंगे। अभी जो हम डालेंगे सिलेबस मैथ का वो सिर्फ हम कट के अकॉर्डिंग डालेंगे, क्योंकि अगर हम मैथ का हमने हाई सिलेबस उठाया तो एक टॉपिक को हमको क्लियर करने में लगभग 5 से 6 दिन लगेंगे, एक टॉपिक को क्लियर करने में। मतलब अगर संख्या पद्धति हमने उठाई तो संख्या पद्धति हमारी 7-8 टॉपिकों में चली जाएगी। वर्ग या वर्गमूल उठाया तो मिनिमम पढ़ाएंगे तो 2 दिन पढ़ाएंगे। इसलिए हम पहले जो टॉपिक उठाएंगे वो पेट के अकॉर्डिंग उठाएंगे, उसके बाद रिपीटेड टॉपिक हम आप
बिल्कुल मैथ हाई लेवल की पढ़ा देंगे। इसके अलावा देखिए इतिहास के साथ दिक्कत ये होती है, हमको उसमें लिखना होता है, तो हम ये सोचते हैं कि इसमें कुछ छूटे ना, जो सिलेबस हो वो हमारा लो से हाई लेवल तक पहुंच जाए। इसलिए हम कोशिश करते हैं जो मैथ का हमारा सिलेबस हो वो बढ़िया हो, वो बहुत ज़्यादा जो इसका इतिहास का जो सिलेबस हो बहुत परफेक्ट हो हर एक एग्जाम के लिए। सिर्फ पेट नहीं, उसमें पेट का तो बहुत हल्का सिलेबस होता है। हमने जो आपको साइंस उसका हिस्ट्री का सिलेबस दिया है वो काफ़ी हाई लेवल पर दिया है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अगर आप बुक पढ़ते होंगे लूसेंट या अरिहंत वगैरह तो उसमें आपको नहीं मिलेगा। तो बेटा प्रारंभिक अंकगणित में ये इन्होंने 437.7 चैप्टर पूछे हुए हैं। पूर्ण संख्या में से पूर्ण संख्या खुद में लिमिटेड चैप्टर नहीं है, उन्होंने संख्या पद्धति का एक हिस्सा उठा लिया, टुकड़ा उठा लिया है। वर्ग संख्या के साथ इन्होंने वर्गमूल उठा लिया, घन को साइड में कर लिया, घातांक और करने के लिए काफी हल्की पूछते हैं, बहुत ज्यादा कठिन नहीं पूछते। देखिए परेशान बिल्कुल नहीं होना है, पेट है ये, बहुत ज्यादा हुआ नहीं है। और एक चीज बता दें, पेट का मतलब है एक नॉर्मल एग्जाम जिसकी मेरिट आपकी सोच पर डिपेंड करती है। देखिए इससे पहले अगर किसी ने पेट दिया होगा या किसी ने पेट का पेपर देखा होगा, क्योंकि हम PDF नहीं शेयर कर सकते हैं, अभी मेरे पास ऐसा कुछ कोई भी ऐप नहीं है या फिर ऐसे में हमारे पास कोई फैसिलिटी नहीं है। जब तक मेरे सब्सक्राइबर बड़े नहीं होंगे, ज़्यादा नहीं हो जाएंगे सब्सक्राइबर और मेरी जो वीडियो देखने की टाइमिंग है, तब तक हम PDF नहीं शेयर कर सकते। अगर आप PDF शेयर कर सकते होते तो हमने आपको एग्जाम पेपर और जो मैटर है वो शेयर कर दिया होता। तो होता क्या है, जिस किसी ने पेट का सिलेबस, इस पेट का पेपर इससे पहले का देखा होगा, उसको पता होगा जो पेपर था वो बहुत ज़्यादा आसान था। ठीक है, मतलब नॉर्मल अगर आपने देखा होगा तो 60+ में हर एक बच्चा का भीड़ जो थी वो लगभग 55 से 60 के बीच में थी। ठीक है, फिर 60 से 65-68 के बीच में भी भीड़ थी, जो इनको बीट कर गया। समझ सकते हैं ना भाई, यहाँ तक तो आप लोगों में हर कोई कैंडिडेट पहुंच जाएगा। पूछ क्या रहा था, हिंदी थी, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, संसार और साइंस वगैरह हल्के उसमें मतलब सामान्य में, लेकिन जो कोई लोचा किया है जिस किसी ने या जिसके नंबर कम है उसके पेट से हैं, पेट मतलब मैथ से हैं। मैथ में भी प्रारंभिक अंकगणित लगभग 5 नंबर में 3 नंबर हर किसी ने कर लिए थे, करने वालों में 4-5 कर लिए थे, लेकिन 3 नंबर तो कहीं जा ही नहीं रहे थे। उसमें जो दिक्कत कर रहा था वो सबसे ज्यादा जो दिक्कत कर रहा था वो ग्राफ और तालिका कर रही थी। तो हम फोकस उन्हीं पर करेंगे, लेकिन भैया उससे पहले इससे निपट लेते हैं। ये हमको एक नंबर दिला रहे हैं और बढ़िया दिला रहे हैं, फिर जब ग्राफ और तालिका उठाएंगे, क्योंकि बेटा दिक्कत ये होती है ग्राफ और तालिका पढ़ाने का मतलब हमारे पास लगभग 1 घंटे का टाइम होना चाहिए, और कोचिंग के बाद इतना टाइम मेरे पास नहीं हो पाता है। तो हम कोशिश करेंगे कि हम कैसे भी मैनेज करें। तो तब तक के लिए आप प्रारंभिक अंकगणित पढ़ लीजिए। तो जो हमारा आज का चैप्टर रहेगा वो रहेगा पूर्ण संख्या। तो शायद आपकी समझ में आ गया होगा कि मैथ आपके लिए कितनी जरूरी है। देखिए ग्राफ और तालिकाएं जो हैं वो बहुत आसान होती हैं, उनमें कुछ भी कठिन नहीं है, बशर्ते वो आप कहाँ तक कैलकुलेशन कर सकते हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग आपका कितना अच्छा है। देखिए एक चीज और हम आपको बता दें, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं मैम ट्रिक पढ़ा दीजिए, क्योंकि ट्रिक पढ़ाना तो बहुत आसान है, लेकिन ट्रिक आपके दिमाग में रहना बहुत बड़ी चीज होती है। हम आपको ट्रिक की हकीकत बताएं, ट्रिक टीचर के आसपास चलती है। हमने पढ़ाई, आपको याद हो गई, हम गए, आपकी खत्म हो गई। हम जब तक ट्रिक पर आपकी प्रैक्टिस करा रहे हैं तब तक ये ट्रिक आपकी है, उसके बाद वो ट्रिक आपकी नहीं रहती है। तो ये याद रखना, हम ट्रिक आपको बताएंगे, कैलकुलेशन के साथ साथ ट्रिक हम आपको टोटल बता देंगे, वो हर चीज हम आपको बता देंगे जहाँ से आप नंबर कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज और याद रखिएगा, इसके साथ आपको पेशेंस भी रखना होगा। देखिए हम अभी तो हमने शुरुआत की है, और जो शुरुआत है वो अच्छी या खराब होना आप पे डिपेंड करता है। हम तो कंटेंट अपने हिसाब से नहीं, अदर के हिसाब से भी काफी अच्छा दे रहे हैं। तो बेटा मैथ का जो आज का हमारा पहला टॉपिक रहेगा वो पूर्ण संख्या रहेगा, और पूर्ण संख्या आसान सा चैप्टर है, बहुत ज्यादा इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं पूछता इसके बारे में। पूर्ण संख्या के बारे में आसान सी संख्या है, संख्या पद्धति से इन्होंने एक चैप्टर उठा लिया है पूर्ण संख्या, अदरवाइज पूर्ण संख्या कोई चैप्टर नहीं है, अलग से देखोगे तो कोई नहीं है। तो शुरू करते हैं भाई पूर्ण संख्या। तो जैसा कि आपको पता है कि आपको पूर्ण संख्या पढ़नी है, लेकिन पूर्ण संख्या पढ़ने से पहले आपको संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए।
तो सबसे पहले संख्याओं को देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए, मतलब जो संख्याएं हमारी वो कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी होती हैं, और इनका प्रयोग कहाँ पर होता है, कैसे होता है, मतलब काफी चीजें होती हैं संख्याओं के बारे में। संख्या को बेसिक होता है कि आपको समझना आना चाहिए। आप संख्या को देखें तो उसको समझ जाएं कि एक बार में कि क्या कहना चाहती है संख्या, ये कैसी है। जैसे जब हम लोग छोटे होते हैं तो होता क्या था, जब छोटे होने पर जब हमें जैसे कि ये मैथ की बुक है, ये इंग्लिश की बुक है, ये हिंदी की बुक है, इसका बहुत प्रॉपर ज्ञान नहीं होता है। तो घर वाले क्या करते हैं, भैया जो कौन सी बुक निकालनी है जिसमें 2 लाइनें होती हैं, या फिर कौन सी बुक निकालनी है जिसमें 3-4 लाइनें होती हैं, या फिर भैया बता देते ना कोठे वाली बुक निकालो। तो बच्चा समझ जाता है कि हमसे आप कौन सी बुक मांग रहे हैं। अगर आपने उससे कहा कि मैथ की बुक निकालो तो हो सकता है उसको डाउट हो जाए शुरुआत में, लेकिन जैसे आप कहते हो बेटा खाने वाली बुक निकालो तो समझ जाता है कि आप किस बुक की बात कर रहे हैं, मैथ की बुक की बात कर रहे हैं। जब किसी को इंग्लिश की बुक मांगनी होती है, इंग्लिश की नोट बुक मांगनी होती है, तो वैसे तो नहीं नॉर्मल बता पाता है, लेकिन जब उससे कहा जाता है लाइन वाली बुक निकालो तो वो समझ जाता है। बस बेटा यही चीजें जो होती हैं वो संख्याओं के साथ में होती हैं। जो संख्याएं होती हैं हमें उन्हें समझना होता है, हमें उनके बारे में जानना होता है। एक चीज और होती है, जो वैसे जो मैथ का जो हमारा प्रॉपर वर्क है तो वो हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग का है, ठीक है। जो हम मैथ का प्रयोग करते हैं वो प्रॉब्लम सॉल्विंग में करते हैं ना। जैसे आपने नॉर्मल सुना होगा, घरों में कह देते हैं यार कौन सी गणित लगा रहे हो, जैसे कोई काम नहीं बना या कोई काम बहुत अच्छा बन गया तो उसमें सीधी सी बात कर देते यार कौन सी गणित लगाई है तुमने। भैया ये जो गणित है इसका काम ही प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ठीक है। तो पहले आप संख्याएं देख लीजिए कौन कौन सी संख्याएं होती हैं या उनका प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं, किन रूपों में करते हैं। तो रीच करते हैं, इसको शुरू करते हैं नंबर सिस्टम। ये इसको कहते हैं संख्या पद्धति। कायदे से समझ लीजिएगा कि चैप्टर तो आसान है, अगर माना जाए तो आसान है, लेकिन चूंकि मैथ का कुछ लोगों में, मोस्टली लोगों में फोबिया होता है, जिनको मैथ से बड़ा डर लगता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जो बेचारा सबसे सीधा साधा है। अगर हिस्ट्री है तो आपको रटनी है, जो लिखा है वही रटनी है। लेकिन मैथ के 4 तरीके होते हैं। अगर आप, जैसा कि आपने देखा होगा ना, जैसे आप कोई लड़का है, कोई बच्चा है, आप उससे कह रहे हैं तो भैया 27 को 4 से गुणा कर लो, वो नहीं किए पा रहा, टाइम लग रहा है उसको करने में, तो आप क्या करते हैं, अरे भैया 27 को 4 बार लिखो और क्या करना है इसको जोड़ लो। तो वो क्या करता है, ये काम भले उसको कठिन लगे लेकिन ये 60 से जोड़ लगता है। बस वही बेटा मैथ है। मैथ का मतलब है कुछ ऐसा सोचना जो आपके दिमाग को थोड़ा सुकून में भी रखे और चीजों को थोड़ा आसान भी बनाए। तो ऐसे बेटा हमको संख्या पद्धति पढ़नी है, संख्या पद्धति। तो जो हमारी संख्या पद्धति है वो संख्या पद्धति जो हम प्रयोग करते हैं उसे बेटा बाइनरी कहते हैं। बाइनरी नहीं कहते हैं, डेसिमल सिस्टम करते हैं। जो संख्या पद्धति हम प्रयोग करते हैं उसको डेसिमल सिस्टम कहते हैं, या इसको कहते हैं दशमलव प्रणाली। दशमलविक प्रणाली होती है तो दशमलव प्रणाली बोलते हैं इसको। इसमें जो अंक होते हैं वो होते हैं 0 से 9 तक, अर्थात इसका जो आधार होता है वो 10 अंक का होता है। आधार इसका बेटा 10 अंक का होता है। हमारे पास जो अंक है वो 10 ही है। आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 9। तो ये अगर काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आधार हमारा होता है 10 अंक। 10 अंक से, इन 10 अंकों से हम दुनिया की बड़ी से बड़ी डिजिट निकाल सकते हैं। लेकिन याद रखना ये वो प्रणाली है जो दशमलव प्रणाली है, जिसको हम नॉर्मल अपने कामकाज के लिए यूज करते हैं, ठीक है। वरना जो अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी संख्या निकालने के लिए तो हमारे पास बहुत अलग ऑप्शन है। जैसे आपने देखा होगा, अगर आप कंप्यूटर की तरफ जाएं तो उसमें बाइनरी होती है, तो जो कंप्यूटर है वो बाइनरी सिस्टम प्रयोग करता है। अगर उससे भी बड़ा कंप्यूटर है, मतलब सुपर कंप्यूटर है, तो सुपर कंप्यूटर बाइनरी नहीं प्रयोग करता है, वो ऑक्टल नंबर प्रयोग करता है।
ऑक्टल नंबर प्रयोग करता है। और जो उससे भी बड़ी हमको गणना करनी होती है जब ग्रहों के बीच में जाते हैं हम, या किसी दो चीज़ों की दूरी निकालनी होती है, तो या फिर हमको अपना अंतरिक्ष यान छोड़ना होता है, या किसी दूरी को, विशेष दूरी को मापना होता है, तो वहाँ पर हम हेक्साडेसिमल प्रणाली का प्रयोग करते हैं। तो देख लेते हैं, उसको भी देख लेते हैं। तो वहाँ पर हम हेक्साडेसिमल प्रणाली का प्रयोग करते हैं। तो ये जो आपकी बाइनरी प्रणाली होती है, ये 0 और 1 दो ही अंकों की होती है। इसके जो आधार होते हैं वो 2 ही अंक होते हैं। जो ऑक्टल सिस्टम है, ऑक्टल सिस्टम चूँकि ये प्रणाली तो बहुत बड़ी चीज़ों में, मतलब सुपर कंप्यूटर के साथ प्रयोग होती है, लेकिन इसका जो आधार है वो 0 से 7 ही है। अर्थात हमारे पास 8 अंक हैं, लेकिन जो हेक्साडेसिमल है, तो एक हेक्सा है और दूसरा डेसिमल है। तो हेक्सा को हम डिफाइन करते हैं ए से एफ तक, और डेसिमल को डिफाइन करते हैं, अच्छे से पता है, 0 से 9 के बीच में। तो इन दोनों को मिला के ये टोटल 16 अंक हम क्या समझा रहे हैं, वो सिस्टम, वो नंबर सिस्टम जिसको हम अपने रोजमर्रा के जीवन में, अपने दैनिक क्रियाकलापों में अपने उपयोग के लिए जो प्रयोग करते हैं, वो हमारी जो संख्या पद्धति होती है वो दशमलव प्रणाली होती है। और बाकी चीज़ों के लिए अपनी निजी की संख्या पद्धति होती है। क्योंकि अब बहुत ज़्यादा अगर दूरी तय करनी है तो हम उसको सीधे अंकों में नहीं रख सकते हैं, इसलिए उसको रखने के आज के युग में कई तरीके बना दिए गए हैं। तो चूँकि बेटा हमको जो पढ़नी है वो पढ़नी है संख्या पद्धति, मतलब हमको नंबर सिस्टम पढ़ना है, तो हम निपट रहे हैं भाई, पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम। हमारे नंबर सिस्टम के जो अंक हैं वो 0 से 9 हैं, अर्थात 10। हमारा जो सिस्टम है वो यार क्यों बार बार आ रहे हो, वो डेसिमल सिस्टम है। बेटा हमारा जो डेसिमल सिस्टम है, इसको लिखने का एक विशेष तरीका होता है। देखिए, जैसे आप कभी आपको कुछ अंक लिखने होते हैं किसी को देने के लिए, अगर आप कुछ मतलब रिटर्न अंक लिखते हैं कि हमने इतना दिया आपको, तो वहां पर एक खासियत बहुत अच्छी होती है, आप उसको लिखने के बाद दिया तो वहां पर डैश करके आगे कामा लगा देते हैं, मतलब कि यहीं तक है इति कर देते हैं। या फिर वहां पर आप हिंदी में अगर लिखना चाहें, जैसे आपने बैंक ड्राफ्ट बैंक में जो बाउचर भरा जाता है ना, विड्रॉल जिसको बोलते हैं, ड्राफ्ट में होता है, जो विड्रॉल बोलते हैं जिसको, तो जब भरा जाता है तो अगर आप हिंदी में भरते हो, कायदे से चीज़ों को समझ लेना, अगर आप इंग्लिश में भरते हो तो आप हिंदी में भरते हो। जैसे आपको 1000 रुपये निकालने हैं, तो अब इसके आगे तो आप मात्र लगाओगे नहीं, चूंकि हमारे हिंदी के वर्ड हैं, तो इसके आगे हम क्या कर देते हैं, इस हिसाब से रख के छुआ देते हैं। वही अगर हम हिंदी में लिखते हैं तो इसको लिखते हैं 1000 रुपये, और साथ में आगे हम लिख देते हैं 1000 रुपये मात्र। तो बेटा हमारा ये लिखने का ढंग होता है। अगर आपने का बाउचर ऐसे नहीं भरा है, तो आपका जो विड्रॉल है वो ऐसे नहीं भरा है, तो बैंक वाला टोक देता है इसको सही से भर के लाओ। तो ये चीज़ें हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन आपको चूँकि आपको पढ़ना है तो आप अच्छे से समझ लीजिए। तो जो बेटा हमारा डेसिमल सिस्टम होता है, उसे 2 हिस्सों में लिखा जाता है। इसको लिखने के लिए हम 2 भागों में इसको बांट लेते हैं, क्योंकि अगर आप इसको सीधे लिखते हो तो ये सही नहीं माना जाता है, पूरे विश्व में प्रयोग किया जाता है ये। अगर आप कहीं भी जाइए, ठीक है, इस विश्व के किसी भी कोने में, किसी भी देश में पहुंच जाइए, जो आपको उसकी लेन देन की प्रणाली मिलेगी वो यही मिलेगी, डेसिमल सिस्टम में मिलेगा। तो बेटा इसको 2 हिस्सों में लिखते हैं। एक तो इसका पूर्णांक भाग होता है, जो पूरा अंक होता है, और उसके बाद जो भाग होता है वो भिन्न भाग होता है। पूर्णांक भाग को हम इंटीग्रल बोलते हैं, और जो हमारा पूर्णांक हिस्सा होता है जो पूरा पूर्ण होता है, उसके आगे देखा ना कि अगर थोड़ा भी बचा तो 0.1 कर देते हैं, आगे 0.2 कर देते हैं। तो जो हमारा पूर्णांक भाग होता है उसको इंटीग्रल पार्ट बोलते हैं, और जो हमारा भिन्न भाग होता है इसको फ्रैक्शनल पार्ट बोलते हैं।
तो इन चीज़ों को अच्छे समझ लेना। जब हम डेसिमल सिस्टम को लिखने में प्रयोग करते हैं तो उसको दो हिस्सों में बांट लेते हैं, एक तो पूर्णांक भाग, एक को भिन्न भाग। जैसे 1000.00, अभी हमने बताया कि जब भी हम लिखते हैं तो इसको लिखने का एक तरीका होता है। तो जब भी हम डेसिमल सिस्टम को लिखते हैं तो दो भागों में लिखते हैं डेसिमल सिस्टम को। कर लेते हैं भैया इसका क्लासिफिकेशन, यहाँ से इसको शुरू करते हैं। क्लासिफिकेशन बोले तो वर्गीकरण करने जाते हैं हम। डेसिमल सिस्टम को हम तोड़ने जा रहे हैं, क्योंकि जो भी हमें पढ़ना है वो डेसिमल सिस्टम में ही पढ़ना है। तो भैया डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत हम पढ़ने जा रहे हैं। तो यह जितनी भी संख्याएं प्रयोग की जाती हैं, उन्हें हम कॉम्प्लेक्स या सम्मिश्र संख्या कहते हैं। जितनी भी संख्याएं प्रयोग की जाती हैं उनको हम कॉम्प्लेक्स या सम्मिश्र संख्या कहते हैं। वो सारी संख्याएं जिनको हम प्रयोग करते हैं सबकी सब अंक, टोटल के टोटल अंक सम्मिश्र या कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाते हैं। तोड़ लेते हैं भैया इनको, कॉम्प्लेक्स को लगता नहीं है बोर्ड पे आता है, बार बार इसी चीज का डाउट होगा। इनको बोलते हैं, तो बेटा जो सम्मिश्र संख्याएं होती हैं, जो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, ये बेटा कुछ वास्तविक होते हैं, कुछ काल्पनिक होते हैं। जो हमारी सम्मिश्र संख्याएं हैं ये कुछ वास्तविक हैं, कुछ काल्पनिक हैं। वास्तविक संख्याएं कुछ भी हो, माइनस में हो, दशमलव में हो, पॉइंट में हो, भिन्न में हो, कैसी भी हो, सब संख्याएं जो होती हैं हमारी वास्तविक होती हैं। ठीक है, काल्पनिक संख्याएं बड़ी रेयर होती हैं, तो बच्चों को उनको पूछा नहीं जाता है, लेकिन उनके बारे में हमको जानकारी थोड़ी बहुत होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो जो ये याद रखना, जो हमारी वास्तविक संख्याएं हैं जिनको हम बोलते हैं रियल नंबर्स, ये संख्याएं टोटल जितनी भी संख्याएं होती हैं वो भैया चाहे जो भी हो, सबकी सब रियल नंबर्स होती हैं, सब भैया वास्तविक होती हैं। कुछ भी अगर आप लिखते हो तो वास्तविक ही तो लिखते हो, गलत हो सकता है लेकिन काल्पनिक थोड़े नहीं हो सकता है। लेकिन कुछ भैया संख्याएं होती हैं जो होती हैं, दूसरे में थोड़ा सा हम देख सकते हैं। तो ये मान के चलिए जितनी भी संख्याएं होती हैं सबकी सब संख्याएं हमारी वास्तविक होती हैं, रियल नंबर्स होती हैं। तो अगर एक लाइन में लिखें रियल नंबर्स और ये इमेजिनरी है, ये हमारे इमेजिनरी नंबर्स हैं, तो रियल नंबर्स कह रहा है वह सब संख्याएं जिनको हम संख्या चार्ट पर प्रदर्शित कर सकते हैं। वह सभी संख्याएं जिनको हम संख्या चार्ट पर प्रदर्शित कर सकते हैं रियल नंबर्स कहलाती हैं। जैसे देख लेते हैं, तो इसका जो आधार, इसका जो मिडिल पार्ट होता है वो 0 होता है। अगर इधर की तरफ बढ़ते हैं, मतलब इधर की तरफ बोले तो दाईं तरफ, अगर हम दाईं तरफ बढ़ते हैं या हम बाईं तरफ बढ़ते हैं, तो कायदे से समझ लेना, अगर आप अपनी दाईं तरफ बढ़ते हैं तो इधर की संख्याएं प्लस होती जाती हैं, ठीक है, मतलब ये। और अगर आप इधर की तरफ बढ़ते हो तो माइनस, तो अगर इधर की तरफ बढ़ते हो -1, -2, -3, फिर ये अनलिमिटेड होता है, मतलब अपरिमित होता है। तो हम फिर रिपीट कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन जो हम इसका करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, वो डेसिमल सिस्टम का करते हैं। डेसिमल सिस्टम कर रहा है और उसमें भी हमारा जो डेसिमल सिस्टम है उसकी सभी की सभी संख्याएं सम्मिश्र होती हैं या कॉम्प्लेक्स होती हैं। जो कॉम्प्लेक्स संख्याएं होती हैं वो सब रियल संख्याएं होती हैं। जरूरी नहीं है भैया हर एक संख्या जो है वो कॉम्प्लेक्स होती है, सम्मिश्र होती है, वो चाहे काल्पनिक हो या फिर वो तुम्हारे रियल हो। तो हम कॉम्प्लेक्स या सम्मिश्र अंकों को, संख्याओं को हम दो हिस्सों में बांट लेते हैं, कुछ वास्तविक रख लेते हैं, कुछ काल्पनिक रख लेते हैं। तो वह हर संख्या जिसको हम पाई चार्ट, जिसको हम संख्या चार्ट पर प्रदर्शित कर सकें, वो वास्तविक नंबर कहलाता है। और वो संख्याएं जिनको हम चार्ट पे प्रदर्शित ना कर सकें, जैसे
इधर पहले समझ लेते हैं। देखो अब अगर आप 1 से 2 के बीच में आओगे तो आपको बहुत अंक मिलेंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा मिलेंगे। एक के बाद 1 से 2 तक आने में अगर आपने इनको रखा तो दशमलव, जैसे 0.1, 0.01, 0.001, 0.00001, तो ये मान के चलिए इनके बीच में अनंत संख्या है, लिमिटेड अंक है, उनको आप काउंट ही नहीं कर सकते हो, ठीक है। अगर मतलब रखी जा सकती है वो कोई भी अंक को हम वास्तविक रियल संख्या चार्ट पर रख सकते हैं, समझ ना। अगर 0.1 रखेंगे तब भी रखेंगे, 0.01 रखेंगे तब भी रखेंगे, 0.001 रखेंगे तब भी रखेंगे, मतलब हर संख्या हम इस पर प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो इमेजिनरी नंबर होते हैं वो बेटा इस पर नहीं रख सकते। जैसे आपका लिखा हुआ है, जैसे आपका रूट में माइनस लगा हुआ है 4, तो अगर आप इसको बताओगे तो क्या बताओगे, क्या आप इसको बता सकते हो भाई? अगर आप इसको बताया आपने कि ये -2, समझ लेना, अगर ये -2 है और इसका वर्ग करेंगे तब तो ये 4 हो जाएगा, और अगर आपने कहा +2 है और इसका वर्ग करेंगे तब तो प्लस रहेगा ही रहेगा। तो ये ऐसी संख्याएं हैं जिनको आप डिफाइन ही नहीं कर सकते, और जिस संख्या को डिफाइन ना किया जा सके पूरी तरीके से वो हमारा काल्पनिक अंक होता है, हमारे दिमाग की उपज है, तो ये उपज हमको नहीं पढ़नी है, हम अपनी संख्याओं में नहीं आते हैं, ठीक है। तो कुछ संख्याएं काल्पनिक होती हैं, वो संख्याएं जिनको आप पूरी तरीके से डिफाइन ना कर सके काल्पनिक कहलाती हैं। लेकिन एक चीज याद रखना बेटा, इनको डिफाइन किया गया है, यूले पे गणितज्ञ उन्होंने इसे डिफाइन किया है, लेकिन चूंकि हमारे काम का नहीं है तो बहुत ज्यादा हमको नहीं उधर की तरफ जाना है। आयोटा समथिंग उन्होंने दिया हुआ था, उधर आते हैं। तो बेटा वास्तविक नंबर याद रखना, हर एक नंबर वास्तविक होता है हमारा जब तक वो खुद के हमारे दिमाग की उपज न हो। जैसे अभी हमने बताया -4, -3 क्या है यार, इनको आप डिफाइन कर पाओगे, -9 कैसे आप इसको डिफाइन करोगे, लेकिन बाकी टोटल संख्याएं आप डिफाइन कर सकते हो। यही अगर -4 के बजाय इस हिसाब से 4 होता ठीक था, लेकिन ये कहाँ हम इसको डिफाइन करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो बेटा वह सब संख्याएं जिनको हम पाई चार्ट पर प्रदर्शित करते हैं, जिनको हम संख्या चार्ट पर प्रदर्शित करते हैं, रियल नंबर्स कहलाती हैं, जो कि दाईं तरफ बढ़ने पर धनात्मक होती हैं और बाईं तरफ बढ़ने पर ऋणात्मक होती है। इधर आप बढ़ोगे धनात्मक, इधर बढ़ोगे तो ये ऋणात्मक होती है। बेटा हम इन अंकों को ऊपर से लिख रहे हैं क्योंकि जगह थोड़ी सी कम है। बेटा आप समझ गए, इधर इमेजिनरी का तो मेरे पास कोई काम नहीं बचा, हमको काल्पनिक दुनिया में जाना नहीं है, कि भैया काल्पनिक दुनिया का कहीं कोई अता पता नहीं है। आप सोच ही रहे हो कि जो चीजें कल्पना में, आप अच्छे से जानते हो, जो चीजें कल्पना में होती है उनको हकीकत में लाना आसान नहीं होता, होती भी नहीं है। हाल फिलहाल उन्होंने यूले ने इसको बताया हुआ है कि आप इनको रख सकते हो। तो ये शुरू करते हैं रियल नंबर्स, जो हमारे काम के हैं वास्तविक संख्या है। तो बेटा आपको अच्छे से पता है पाई चार्ट पर प्रदर्शित संख्या, इधर माइनस वाली और इधर प्लस वाली, इधर भी इनफाइनाइट और इधर भी फाइनाइट परिमित। तो पाई चार्ट पर प्रदर्शित हर संख्या रियल संख्या होती है, वो चाहे कुछ भी हो। अभी हमने आपको बताया, जैसे यहाँ पर अगर 1 लिखा है और यहाँ 2 लिखा है या यहाँ 3 लिखा है और इधर -1 -2, तो इनके बीच में अनंत संख्या है, 0 1 0 0 1, मतलब बहुत ज्यादा संख्या है। अगर प्लस में भी उठाओगे, दशमलव में भी उठाओगे, तो आप कितने दशमलव लगाओगे भैया, कहाँ तक आप कितने आप जीरो बढ़ाओगे। तो हर एक संख्या में यहाँ पर प्रदर्शित कर सकते हैं। तो रियल नंबर्स, जो बेटा रियल नंबर्स होते हैं उनको हम 2 हिस्सों में बांटते हैं। कुछ तो संख्याएं आपकी परिमेय होती हैं और कुछ संख्याएं आपकी अपरिमेय होती हैं, ठीक है। यहाँ से आपको पढ़ना है परिमेय और अपरिमेय संख्याएं आपसे पूछी जाती हैं। तो परिमेय संख्याएं इनको बोलते हैं बेटा रेशनल नंबर्स। परिमेय संख्याओं को हम रेशनल नंबर कहते हैं, जबकि अपरिमेय संख्याओं को इर्रेशनल नंबर कहते हैं। परिमेय संख्याएं वो संख्या जिसको हम p/q में व्यक्त करते हैं। काफी लोगों की शिकायत रहती है मैं काफी स्पीड में पढ़ाती हूँ, तो कोशिश करें थोड़ा सा आराम से पढ़ा रहा हूँ। तो बेटा याद रखना, परिमेय संख्याएं वो संख्या होती है जो कि रेशनल नंबर्स हमारे जो होते हैं वो संख्या होती है जिनको हम p/q में व्यक्त कर सकें, ठीक है।
कहाँ तक? जहां तक आपका Q शून्य ना हो, ठीक है। जहां आपका जो Q है वो मतलब बोले तो हर आपका शून्य ना हो। जब हर शून्य होता है तो अच्छे से जानते हैं परिमित हो जाता है, परिभाषित तो हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है, तो परिभाषित तो हो जाता है, जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, इनडेफिनिट हो जाता है। तो जो हर है वो शून्य नहीं होना चाहिए। जैसे समझ लेते हैं, जैसे आपने 2 लिखा तो आराम से इसको 2/1 लिख सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। 2 तो अभी भी हमारा है। जैसे आपने 3 लिखा तो 3/1 कर दिया। आपने 0.5 लिखा, बढ़ाओ हटाओ 0.1/2 हो गया। मतलब वो हर अंक, ठीक है, कुछ भी हो। जैसे 1.1 पर बार है तो पता है बार हटाओगे तो 9 बढ़ाओगे, या 0.1 पर बार है तो बार हटाओगे तो 9 बढ़ाओगे, ठीक है। वो हर अंक याद रखना, वो चाहे जो भी हो, कुछ भी हो, कैसा भी अंक हो। 1.75 रखा, 1.38 रखा, मतलब 3/8 तो भिन्न में पहले से है, लेकिन हर संख्या -5 रखी हमने, -5 आराम से हमने रख लिया, बटे में 1 कर दिया। हर तो है ना हमारे पास, उसने कहा तो नहीं शून्य है। और -1 बटे में 1 रखने से संख्या पर कोई इफेक्ट आता नहीं है। मतलब वो हर संख्या जिसको हम P/Q में व्यक्त कर सकें, वो सब की सब संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। सबको हमने व्यक्त कर दिया, तो भैया वो हर संख्या जिसको P/Q में रखा जा सके परिमेय संख्या कहलाती है। अब आते हैं भैया, तो अब कह सकते हैं कि लगभग सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय होती है। भैया लगभग में है, अगर सभी होती तो परिमेय किधर जाएंगे, ठीक है। लगभग सभी वास्तविक संख्याएं, मतलब लगभग 100% में अगर हम उठाएं तो लगभग 95% संख्या ऐसी होती हैं जो कि परिमेय होती हैं। तो फिर लगभग सभी जो वास्तविक संख्याएं हैं वो परिमेय होती हैं। अब भैया परिमेय से निपट लेते हैं। कह रहा है वो संख्याएं जिनको ना विभाजित किया जा सके और ना ही वो आवर्ती, वो संख्याएं जिनको ना हम विभाजित कर सके और ना ही वो आवर्ती हो। देखो बहुत सारे लोगों को डाउट हो जाता है माइनस, तो माइनस भैया मैटर नहीं करता है, माइनस हमारी रियल नंबर है, ठीक है, कोई भी फेक नहीं है, वो कहीं से भी नंबर है, वो बात अलग है। माइनस है, देखो अगर कोई व्यक्ति निगेटिव सोचता है इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है वो व्यक्ति नहीं है, व्यक्ति तो होना ही है। कह रहा बेटा अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर, कह रहा जिनको हम ना विभाजित कर सके ना ही वो आवर्ती हो। अब जब ये विभाजित भी नहीं हो रही हैं और ये आवर्ती भी नहीं है, तो ये किधर इनको हम ले जाएंगे? सीधी सी बात है, इनको हम अपरिमेय में ले जाएंगे। जैसे अगर आप रखेंगे √2, रखा अंदर √3, आपने रखा √5, ठीक है। अगर आपने √4 रखा तो ये विभाज्य है भैया, ये कौन है भैया, ये 2 है, ठीक है। अगर √2 का मान रखोगे तो 1.41 समथिंग, √3 का मान रखोगे 1.732, ऐसे होता है ना। तो कह रहा है वो संख्याएं जो ना ही विभाजित की जा सके, जो ना ही विभाजित हो, ना ही जिनको हम, ना ही जो विभाजित हो ना ही आवर्ती हो, वो सब की सब संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब भैया आफत आवर्ती की, आवर्ती क्या होता है इसको देख लेते हैं। देखो बेटा अगर आप किसी संख्या को विभाजित करते हो, अगर आप किसी संख्या को विभाजित करते हो तो उसके 3 मान आते हैं। अगर आप किसी संख्या को विभाजित करते हो तो उसके 3 मान आते हैं। या तो वो पूरी तरह कट जाएगी, 20/4 आ गया 5, ठीक है, या फिर वो कुछ अंकों के बाद कट जाएगी, कुछ अंकों के बाद कट जाएगी। तो देख लेते हैं ये कट रही है नहीं, इससे और नहीं है हमको। तो 6 दूनी 12, 6 तीन 18, ये तो नहीं कटेगी भाई। कुछ अंकों के बाद अगर 20 को काटना है तो 5 से सीधे कट रही है, 4 से सीधे कटे, 15 को उठा लेते हैं यार, 15 कटेगी थोड़ी दूर जाके 4, ठीक है। तो अगर इसको उठाएंगे तो कुछ दूरी पर जाके कट जाएगी, मतलब दशमलव तक जाएगी। जैसे 4 × 12
बच्चा हमारे पास 3 जाएगा नहीं, दशमलव बढ़ाया 30 हो गया, 4 सत्ते 28, 2 बचा और 4 पंचे 20। लेकिन मतलब ये कटी पूरी, लेकिन कुछ हद तक जाके कटी। तो जो विभाजित करते हैं तो हमारे पास 3 मान आते हैं। एक तो पूर्ण विभाजन होता है, एक होता है दशमलव में विभाजन, मतलब कटेगी कहीं भी जाके कटे। 6.6 तो 5 में कटे, दशमलव कुछ में भी कटे जाके, लेकिन कटेगी। लेकिन कुछ ऐसी संख्याएं होती हैं जो कटती ही नहीं है, बस वही भैया आवर्ती होती हैं। जैसे जैसे आपने 10/3 रखा, ये क्या होती है 3.33333, ये चले जा रहे हैं दौड़ते हुए। बस इन्हीं संख्याओं को हम क्या कहते हैं, आवर्ती संख्या कहते हैं। तो इनको जब लिखना होता है तो हम 3 से ही 1/3 में डिफाइन कर लेते हैं, लेकिन ये आवर्ती मान इसका होता है जो कि खत्म ही नहीं होता है। तो ठीक है, तो इनको अच्छे से समझ लेना। अपरिमेय अंक वो अंक होते हैं जो कि ना तो विभाजित होते हैं ना ही आवर्ती होते हैं। देख लेना, आवर्ती हमारे मान है कौन सी, लगातार अंक हमारा जा रहा है, एक ही अंक हमारा जा रहा है, वो आवर्ती होता है। और इसमें हमारे अंक कौन आ जाए, कोई ठिकाना नहीं है, तो ये आवर्ती नहीं है। आवर्ती मान हमारा एक ही अंक का रिपीटिशन होता है, एक ही अंक हमारा रिपीट होता है। लेकिन जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं उनमें कौन आ जाए, ना उनकी कोई परिमित है, ना ही हम उनको आवर्ती में रख रहे हैं, ना ही भैया वो कहाँ मिल रही है हमको, कहाँ हम इनको 1/3 रख देंगे, वो उनका जो मन आ रहा है वो आ रहा है। तो जो अपरिमेय संख्याएं होती है बेटा, ना उनको हम विभाजित कर सकते हैं, ना ही वो आवर्ती होती है। मतलब ना तो वो पूरी तरीके से कटती हैं, ना ही तो लगभग में कटती हैं, और ना ही तो वो आवर्ती फॉर्म में कटती हैं। अब जैसे अगर आप √5 का मान रखो, देख लेते हैं रख के, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 1 बचेगा, 2 उठाओगे 4 हो जाएगा। अब दशमलव बढ़ाया और यहाँ पर 2 अंक आपके पास बढ़ गए, 2 अंक बढ़े आपके पास, तो आप 2 बार में आराम से ले सकते हो। 2 बार ले जाओगे तो 2 8 84 हो गया, 16 बचा। अब फिर 2 0 बढ़ाओ, 2 2 4 हो जाएगा, 4 44 हो जाएगा। 4 का पारा 16 में 4 बार तो चला जाएगा, 4 टाइम्स आराम से चला जाएगा, लेकिन हम इसको 3 टाइम्स ले जा रहे हैं, तो 9 29 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जब अगला अंक रखोगे तो पहले 2 आया, फिर 3 आया, अब कोई दूसरा आएगा। तो ये जो अंक होते हैं ये आवर्ती नहीं होते, मतलब कोई भी होते हैं, बता रहे हैं कौन है ये बताएंगे भी, लेकिन बशर्ते ये आवर्ती नहीं है। तो इनको अच्छे से समझ लेना, परिमेय और अपरिमेय को, क्योंकि सबसे ज्यादा डाउट यहाँ पर होता है। तो बेटा हर एक संख्या जो किसी भी रूप में कटे, वो चाहे पूर्ण रूप में कटे या दशमलव में कटे या आवर्ती में कटे, वो सब संख्याएं परिमेय होते हैं, या वो हर संख्या। अब जैसे अब हमने 10/3 रखा, 10/3 तो हमारा पूरी तरीके से भिन्न है, भले ही कटने के बाद ये आवर्ती हो जाए, ठीक है, लेकिन ये जो मान है ये ना हमारे कट रहे हैं, ना भिन्न में आ रहे हैं, ना आवर्ती में जा रहे हैं, तो हम इनको किसी तरफ नहीं रख सकते हैं। जिनको हमें किसी तरफ नहीं रख सकते उनको हम अपरिमेय में लेके जाते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे जो हमारी संख्याएं हैं वो परिमेय संख्या आते हैं भैया, परिमेय संख्या तो शायद आपको आ गया होगा समझ में आ जाता है बेटा, रियल नंबर या परिमेय संख्या। रेशनल नंबर है भैया ये, रेशनल नंबर या परिमेय संख्या। तो भैया टाइम काफी हो चुका है, तो आज के लिए इतना ही। अब कल देखते हैं हम रेशनल नंबर्स या हमारी जो परिमेय संख्याएं हैं वो हमारी है कौन सी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।